कैसे हैं आप? आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शंस के कॉज पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला देखा, और लास्ट फार्मूला जो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें मिला था म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यानी हम किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए। इस फार्मूले से हमें यह पता चला। क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं या नहीं? तो इसके लिए हमने और भी कुछ चीजें पढ़ी थी। वो चीजें, वो फैक्टर्स जो रिफ्रैक्शन के थ्रू अफेक्टेड होते हैं, यानी जो जो चीजें रिफ्रैक्शन में इफेक्टिव हो जाती हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जैसे हमारे लाइट के पास, हम चूंकि सारी जो रिफ्लेक्शंस पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, यानी लाइट पर इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लाइट के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्पीड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या इफेक्टिव होती हैं या नहीं होती हैं। हमारा डायरेक्शन होता है, हमारी लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही होती है तो उसके प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लाइट की, क्या ये रिफ्रैक्शन की वजह से इफेक्टिव होती हैं या नहीं होती हैं, इस बारे में भी हमने पढ़ा। तो हमने, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन में हमारी स्पीड, लाइट की स्पीड, लाइट का वेवलेंथ और उसका डायरेक्शन, ये तीनों अफेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। यानी रिफ्रैक्शन की वजह से फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी की जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे लाइट के, जैसे कि उसकी स्पीड बदल जाती है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है और उसका डायरेक्शन भी बदल जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि अगर एक डेंसर में एंटर करती है कोई भी लाइट एयर से, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो डेंसिटी, सॉरी, जो हमारा वेलोसिटी होता है लाइट का, वो कम हो जाता है रेयर टू डेंसर के लिए, उसका पाथ चेंज हो जाता है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। हमने देखा कि उसका डायरेक्शन भी बदल गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि वेवलेंथ भी बदल गया। तो तीन के तीनों चीजें बदल गई हमारी। नहीं बदली क्या? फ्रीक्वेंसी। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी हमारे एयर में थी लाइट की, उतनी ही फ्रीक्वेंसी हमारे ग्लास में, हमारे डेंसर में भी होती है। कोई भी मीडियम जो लेते हैं जो कि हमारे एयर से डेंसर होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि मीडियम के बदलने से हमारे लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी केवल और केवल सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, सोर्स से वो बदलती है। अगर हमने सोर्स के साथ कोई छेड़छाड़ की है, हमने सोर्स को चेंज किया है, तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, अदरवाइज मीडियम के बदलने से फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। जबकि और जितने कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मीडियम के साथ बदलते हैं। मीडियम अगर हम बदलेंगे तो स्पीड बदल जाती है, मीडियम बदलने से वेवलेंथ बदल जाता है, मीडियम बदलने से डायरेक्शन बदल जाता है, सिवाय फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा, क्या वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे पास, रिफ्रैक्शन के थ्रू ये सब इफेक्टिव होते हैं, जैसे लाइट और स्पीड और फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वेवलेंथ, ये सब अगर हमारे बदलते हैं, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते हैं? देखो, साइन आई बाई साइन आर, ये जो था हमारा आई और आर, ये बेसिकली हमें डायरेक्शन बताते हैं कि हमारे इस सरफेस से इतने एंगल पे हमारी कोई रे जा रही है, हमारी कोई भी लाइट की रे जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में निकली हुई है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे तो हमने म्यू को फाइंड कर लिया, तो हमारा यहां पर केवल डायरेक्शन तो चेंज होता नहीं है, हमारी स्पीड भी चेंज होती है, हमारा वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो क्या म्यू का, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी से और वेवलेंथ से भी कोई रिलेशन है या नहीं? तो बेसिकली इनसे भी इसका रिलेशन है। हम केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शन के थ्रू, यानी साइन आई और साइन आर के थ्रू ही नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक वही है। तो जनरली हम जब डिफाइन करते हैं
तो एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो तरह का होता है। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है? तो रिलेटिव आप समझ चुके होंगे पहले ही। रिलेटिव का मतलब होता है जो किसी से रिलेशन रखता हो। अगर कोई किसी के साथ रिलेशन रख रहा है तो हम उसको कहते हैं रिलेटिव। यानी रिलेटिव जो मिलती है हमें वो किसी के कंपेयर में मिलती है। जब हम दो लोगों का कंपेयरिंग करते हैं उसके बदले में जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो रिलेटिव होती है। और एब्सोल्यूट यानी जो बिना कंपैरिजन के मिला हो, या यूं कह लीजिए जिसका हम कंपैरिजन वैक्यूम से करते हैं। तो अगर लाइट वैक्यूम से चलकर किसी मीडियम में इंटर करती है, ठीक है, कोई भी लाइट अगर वैक्यूम से मीडियम में इंटर करती है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वैक्यूम का नहीं। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन अगर हमारा जो लाइट है वो वैक्यूम से ना चल करके किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया हो, जैसे मान लीजिए गैस से हमारे ग्लास में गया हो, या वाटर से निकल के ग्लास में गया हो, या ग्लास से निकल के ग्लिसरीन में गया हो, या किसी लिक्विड में गया हो, ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही हमारे मीडियम हो जाते हैं। तो जब एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब? जब हम एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूं, अगर हमने किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाला है तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, और अगर हमने किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाला है तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहां पर। तो जैसा कि हम वेलोसिटी के टर्म में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा, हम इसको देखते हैं। तो ये जान लीजिए कि हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो डिपेंड होगी वेलोसिटी पर। कैसे? तो हम इसको देखते हैं कि हमारा वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, एयर में भी हमारी जो लाइट होती है, लाइट की स्पीड होती है, वो कितनी होती है? सी ही होती है। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड अपॉन मीडियम में लाइट की स्पीड। तो मान लिया कि मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हो गई? v हो गई। फिर से c की वैल्यू फिक्स है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यहां पर हमारी वैल्यू पहले से ही फिक्स है। बट हम जानते हैं कि अगर हमारा लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसर्ट होता है, इंटर करता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, उसके बाद फिर वो वैल्यू कम होती चली जाती है। तो अगर वो वैल्यू कम हो रही है तो वो c के इक्वल कतई नहीं हो सकती। तो हमने मान लिया कि वो v है। तो अगर किसी मीडियम में हम वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं तो एब्सोल्यूट, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, क्योंकि यहां पर हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और यहां पे हमें क्या मिल रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये है हमारा, ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। ठीक, ये है हमारा वैक्यूम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर मान लीजिए कि आपकी लाइट वैक्यूम से ना चलकर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और इसको जैसे मान लीजिए कि यहां पर दो मीडियम हम लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, ये है मीडियम 1
और ये है मीडियम 2। अब यहां से लाइट आती है और इसमें इंटर करती है, तो फिगर से ही आप समझ गए होंगे M1 क्या है, डेंसर की रेरर। तो M1 रेरर है और M2 डेंसर है, क्योंकि लाइट किधर झुक गई है, हमारे नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है। तो ये M2 हमारा बेंड है। तो अब यहां पर दोनों ही हमारे मीडियम हैं। तो जब दोनों ही हमारे मीडियम होते हैं तो इस सिचुएशन में हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे किसका हम निकालेंगे, तो जिसमें लाइट इंटर करती है उसको हम क्या कहेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो यहां M2 में लाइट एंटर कर रही है तो हम कहेंगे दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। और अगर यही चीज अगर आप फर्स्ट का निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम। लिखने का तरीका क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है उसका पहले हिंट दिया जाता है। ठीक है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उस मीडियम का नाम बाद में रखते हैं। जैसे सपोज कर लो कि अगर ये एयर है, ये एयर है और ये ग्लास है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकाल रहे हैं तो ये एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो ये फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकंड मीडियम हो जाता है और ये हमारा फार्मूला बन जाता है। जी ठीक, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के टर्म में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना सीख लिया। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर हम यहां C के साथ इसको कंपेयर करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, यानी पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे हमारे पास दो मीडियम है ना, तो दोनों मीडियम का हम निकाल सकते हैं। जैसे ये इसको हम कर सकते हैं एब्सोल्यूट मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं म्यू केवल। ठीक है, म्यू का मतलब यहां एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट। आप समझ जाएंगे ना। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। नहीं, ये सेकंड होगा और ये फर्स्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हम जब निकालेंगे तो V1 की जब वैल्यू आएगी, ठीक है, V1 की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिलेगी C/V2 इस तरह से। तो V1 की वैल्यू हमें मिलेगी C/V2 और V2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी C/V1, और ये एब्सोल्यूट क्या हो जाएंगे, C के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये हो जाएंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये V2 है दैट्स मीन सेकंड मीडियम, ये V1 है दैट्स मीन फर्स्ट मीडियम। तो इस तरह से अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू म्यू सेकंड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम अपॉन V मतलब वैक्यूम है, यहां से ये वैक्यूम है। ठीक है, तो ये वैक्यूम ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये हमें क्या मिलेगा, एक दूसरे के रिवर्सिबल मिलेंगे। यानी कि अगर हमें जैसे मान लीजिए कि ग्लास के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ग्लास के रेस्पेक्ट में 3/4 दिया गया है, ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो जस्ट इसी को रख देंगे। तो ये हो गया हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्टिव करते हैं।
ठीक है, फिर से सुनिए। अभी तक हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर रिफ्रैक्शन की वजह से अफेक्टेड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्टिव करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ फिनिश। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एक छोटा सा रिलेशन और है, देख लेते हैं, वेवलेंथ वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का। मान लीजिए एक लाइट जो एयर से किसी ग्लास में, किसी मीडियम में एंटर करती है, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड और वेवलेंथ रही होगी एयर में। फिर जब वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है तो उस मीडियम में उसका वेवलेंथ और स्पीड दोनों ही बदल जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने जैसा कि बताया था कि रिफ्रैक्शन के दौरान नहीं चेंज होने वाली जो क्वांटिटी है वो है फ्रीक्वेंसी। तो एयर में जो फ्रीक्वेंसी रही होगी वही फ्रीक्वेंसी कहां मिलेगी हमें, वही फ्रीक्वेंसी हमें मिलनी चाहिए कहां पे, मीडियम में। तो अब देखते हैं कि उसके एयर में फ्रीक्वेंसी कितनी हुई होगी। तो जैसा कि आपने एक रिलेशन पढ़ा था, v इजकल टू क्या पढ़ा था, लैम्डा इंटू एफ। ये हमने एक वेव का इक्वेशन पढ़ा है। v यानी कि स्पीड, यानी कि ठीक है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों में रिलेशन है। तो यहां से f के फार्मूले के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें मिलता है v अपॉन लैम्डा, यानी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो यहां पर हम देखें अगर, तो फ्रीक्वेंसी इन एयर जो होगा वो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होगा। तो वेलोसिटी हमारी एयर में कितनी होती है, c अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ हमने कितना माना है एयर में, लैम्डा माना है। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी इन मीडियम, फ्रीक्वेंसी इन मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी इन मीडियम अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, फिर से वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो वेलोसिटी है v और मीडियम में हमारा जो वेवलेंथ है वो कितना है, लैम्डा डैश। तो ये हो जाता है लैम्डा डैश। बट हम जानते हैं, हमें क्या पता है, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इन एयर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन मीडियम। हमें पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे एयर से मीडियम में गई है तो फ्रीक्वेंसी दोनों की चेंज नहीं हुई है। तो इस बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर का वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो ये हमें मिलता है c बाई लैम्डा, और यहां हम पुट करते हैं तो ये हमें मिलता है v बाई लैम्डा डैश। v को इधर ले आते हैं तो हमें मिल जाता है c बाई लैम्डा, सॉरी v और लैम्डा को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाता है लैम्डा डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया है, सॉरी इसको ट्रांसपोज कर लिया है। तो v को एक तरफ कर लिया, लैम्डा लैम्डा को एक तरफ कर लिया। अब हमें क्या मिल जाता है, c बाई लैम्डा, और सॉरी c बाई v, यानी c स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी एयर के रेस्पेक्ट में मीडियम का हमें क्या मिल गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू, दैट इज द म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा डैश। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, किसमें किसमें, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। यानी अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है और हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू है तो उससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम with respect to the first medium is equal to the wavelength in the first medium upon wavelength in the second medium। तो ये हो गया हमारा फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसके टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका। ओके गाइस, तो हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्टिव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें मिलता है डेंसिटी, दिस इज द डेंसिटी डी, डेंसिटी ऑफ द होमोजेनियस मीडियम। तो डेंसिटी कैसे इसको इफेक्टिव करती है, तो देखो डेंसिटी जहां ज्यादा होगी, यानी जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां पर स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली स्पीड कम होगी। भीड़ ज्यादा होने पर स्पीड कम हो जाती है। और हमने याद है कि हमने रिलेशन अभी पढ़ा था कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। ठीक है, सी क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर,
वैक्यूम और एयर में हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो म्यू और वी में क्या रिलेशन मिलता है, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वी, यानी वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो डेंसिटी इंक्रीज होने पर, डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी बढ़ने पर हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम का टेम्परेचर कैसे इसको इफेक्टिव करता है। तो अगर हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो उसकी डेंसिटी के साथ क्या होता है, तो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि गर्म करने पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने की वजह से उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और अगर डेंसिटी कम हो गई तो स्पीड हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर स्पीड बढ़ गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी हम ये समझ सकते हैं कि म्यू, यहां पर हम लिख सकते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि भाई अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो स्पीड भी बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ जाने की वजह से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेवलेंथ और कलर ऑफ द लाइट। तो वेवलेंथ के साथ क्या मसला है, तो वेवलेंथ का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा डैश, जहां पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ इन वैक्यूम और एयर। तो मीडियम में लैम्डा क्या है, लैम्डा डैश है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, यहां से हमने देखा कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू लैम्डा डैश, यानी हमारा जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ के बढ़ने पर हमारी म्यू की वैल्यू कम हो जाती है। वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीज करेगा, और अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से भी हमें पता चल गया। तो हमने एक चीज पढ़ी है विबग्योर के बारे में, तो विबग्योर जो हमने पढ़ा था, ये विबग्योर, तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी ऊपर जाने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ग्रेटर होगी, और अगर नीचे जाते हैं हम तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ ग्रेटर होगा। नीचे जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है, ऊपर जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड कलर का। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वैलेट का। तो यहां पर हमने देखा कि लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वैलेट, और अभी हमने वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो यहां पर वेवलेंथ रेड का ज्यादा है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैलेट के लिए ज्यादा होगा और रेड के लिए कम होगा। तो ये वो फैक्टर्स हो गए जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्टिव करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। देखिए गाइस, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। तो अब इस प्रिंसिपल में हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मीडियम था, जैसे मान लीजिए मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड, मान लिया मैंने कि मीडियम फर्स्ट जो है वो रेयर है और मीडियम सेकंड जो है वो डेंसर है, और यहां से एक रे ऑफ लाइट चलती है और वो फर्स्ट मीडियम से होते हुए सेकंड मीडियम में एंटर करती है। तो जब वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो इस कंडीशन में हमने मान लिया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। क्या हो अगर हम इस पाथ को रिवर्स कर दें, मतलब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो यहां कहीं रखा हुआ है और यहां से लाइट इस तरह से चली है, तो यहां कुछ तो एंगल होगा, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इस पाथ को हम चेंज कर देते हैं। मतलब ये कि हमने सेम, ये कंडीशन सेम है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये दो फिगर बना देता हूं। तो यहां पर जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, और जितना एंगल यहां है उतना ही एंगल ये है। लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या किया कि सोर्स को यहां रख दिया, सोर्स ऑफ लाइट यहां रखी हुई है। यानी अगर मैं पाथ को रिवर्स कर दूं, ठीक है, तो पाथ को रिवर्स जब करेंगे तो जो पहले केस में रेफ्रेक्शन एंगल था, जो एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन था, वो दूसरे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। तो अगर जिस एंगल पे रिफ्रेक्ट हुआ था फर्स्ट केस में, अगर उसी के एंगल पर हम सेकंड केस में कोई रे इंसिडेंट करवा देते हैं, तो हमारा जो रिवर्सिंग पाथ होगा, यानी हमारा रिफ्रैक्शन के बाद जो पाथ होगा, बिल्कुल वही होगा जो फर्स्ट केस में था। यानी मीडियम फर्स्ट में जो उसका पाथ था, वही पाथ यहां होगा। यानी अगर सोर्स हम यहां रखते हैं तो ये लाइट ऐसे ही जाएगी और इस पाथ पर मुड़ जाएगी। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। यानी वही पाथ फिर से रिट्रेस हो जाएगा, और इसी प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो अब इस सिचुएशन में देखें तो रेरर यानी फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का जो क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो कितना होगा। तो ये हो जाएगा रेरर के रेस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या मिल जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। फिर से मैं इसको लैंग्वेज में बोलता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द denser medium with respect to the rarer medium is equal to angle of sine of angle of incidence upon sine of angle of क्या रिफ्रैक्शन। अब दूसरा देखते हैं इस केस में। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा ये हो जाता है डेंसर के रेस्पेक्ट में रेरर का, अगर हम रिवर्स कर देते हैं, ऑन रिवर्सिंग द पाथ ऑफ लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेरर विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसर। तो अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिवर्स करने पर जो रिफ्रैक्शन था वही क्या बन गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम इसको लिखेंगे साइन आर अपॉन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो क्या बन गया, रिफ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, तो हमें क्या मिल जाता है। तो यहां देखिए ये मिल जाता है हमें आर इंटू डी म्यू आर इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, और हमें मिल जाता है आर डी को हम फर्स्ट और सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आर म्यू डी इंटू डी म्यू आर इजकल टू 1, या हम इसको लिख सकते हैं आर म्यू डी इजकल टू 1 अपॉन डी म्यू आर। या यहां रेरर डेंसर हमने लिखा है, आप मीडियम फर्स्ट और सेकंड भी लिख सकते हैं कि म्यू 1 2 इजकल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। यानी अगर हमें एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, यानी मान लीजिए ये एयर है, ये ग्लास है, तो अगर एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उसी को हम उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, तो हमें ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका ये फर्स्ट टॉपिक, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज जो था चौथे चैप्टर में, वो फिनिश होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।